पिछले वीडियो में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं और नेटवर्क का बेसिक फ्लो क्या होता है। अब उसी फाउंडेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है नेटवर्क स्कैनिंग। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्कैनिंग को। स्कैनिंग क्या होती है, इसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन को समझे स्कैनिंग क्लियर नहीं होगी। फिर हम डिटेल में देखेंगे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को, जिसको हम लोग टीसीपी हैंडशेक भी बोलते हैं, जो हर कनेक्शन का बेस होता है। एंड देन आगे हम लोग देखेंगे स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में। एंड फाइनली हम लोग यूज करेंगे एन मैप और वायरशार्क जैसे टूल्स को। और साथ में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इवेजन टेक्निक्स और एन मैप स्क्रिप्टिंग का। सिंपल वर्ड में आज का वीडियो आपको ये समझा देगा कि एक एथिकल हैकर किसी सिस्टम को अटैक करने से पहले उसको एनालाइज कैसे करता है। अब सबसे पहले समझते हैं स्कैनिंग क्या होता है। तो स्कैनिंग ना एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है, जिसमें हम किसी नेटवर्क या सिस्टम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सिस्टम लाइव हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, और क्या कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्कैनिंग का मतलब है किसी सिस्टम का टेक्निकल इंस्पेक्शन करना। जैसे रियल लाइफ में अगर तुम किसी अननोन बिल्डिंग में जाते हो, तो तुम सीधा अंदर नहीं जाते, पहले तुम ऑब्जर्व करते हो। एंट्री कहाँ है, कौन से डोर्स ओपन है, सिक्योरिटी कहाँ पे है। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क स्कैनिंग में हम लोग पहले सिस्टम को समझते हैं, अटैक बाद में करते हैं। स्कैनिंग तो समझ लिया, अब क्वेश्चन आता है व्हाट विल गेट आफ्टर स्कैनिंग, हमें स्कैनिंग के बाद मिलता क्या है। अब डिटेल में समझते हैं कि स्कैनिंग के बाद हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव कंप्यूटर, जिसको हम लाइव होस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कौन से सिस्टम एक्चुअली ऑन है और नेटवर्क में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर एक ऑफिस में 200 सिस्टम है, तो जरूरी थोड़ी है कि 200 के 200 चालू हो। तो हम यहीं पे स्कैनिंग का यूज करते हैं, जो हमें बता देता है कि कौन कौन से सिस्टम रीचेबल है। उसके बाद आता है ओपन पोर्ट्स और क्लोज पोर्ट का कॉन्सेप्ट। पोर्ट्स को तुम डोर की तरह समझ सकते हो। अगर पोर्ट्स ओपन है, इसका मतलब सर्विसेज रन हो रही हैं और कनेक्शन एक्सेप्ट करेगी। अगर क्लोज्ड है तो कोई सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो अगर पोर्ट 80 ओपन है, तो वहां पे वेब सर्वर चल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पोर्ट 80 वेब सर्विसेज के लिए यूज होता है। अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग टूल्स कई बार ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि टारगेट सिस्टम जो है वो विंडो है या फिर लिनक्स है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटैक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अटैक किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं कर सकते। फिर आता है सर्विसेज एंड वर्जन डिटेक्शन, जिसमें सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सर्विसेज चल रही हैं, बल्कि उसका वर्जन जानना भी जरूरी है, क्योंकि आउटडेटेड वर्जन में वल्नरेबिलिटीज होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पुराना एफटीपी सर्वर चल रहा है, तो वो इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है और आउटडेटेड चीजों में वल्नरेबिलिटीज होती हैं। अब इतना वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी कर लिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वल्नरेबिलिटी। जब आपको सर्विसेज और वर्जन का पता चल जाता है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिस्टम में वीकनेस कहाँ है। यहीं से एक्चुअल हैकिंग स्टार्ट होती है। लास्ट में आपका ऑल प्रोसेस रन इन अ नेटवर्क, जिसका मतलब है स्कैनिंग आपको सिस्टम के अंदर चल रहे प्रोसेसेस और नेटवर्क बिहेवियर के बारे में भी आइडिया देता है, जो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। इसी के साथ अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग दोनों का ही बेस है, और वो है ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक ही रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको पूरा फ्लो एक ही बारी में क्लियर हो जाए। इमेजिन करो अगर आप अपने फोन या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करते हो और google.com टाइप करके एंटर प्रेस करते हो। अब जो प्रोसेस बैकग्राउंड में स्टार्ट होता है ना, उसको समझने के लिए ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओएसआई मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो ओएसआई मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, जो है तुम्हारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। लेकिन आपको सिर्फ इसका फ्लो समझना है। तो अगर एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करें, तो जब आप google.com टाइप करते हो ना,
तो प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। यही वो लेयर है जहां आप यूजर के रूप में इंटरेक्ट करते हो, यानी ब्राउजर में रिक्वेस्ट सेंड करते हो। उसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है, जहां डाटा को फॉर्मेट किया जाता है। और अगर कनेक्शन सिक्योर है जैसे HTTPS, तो यहीं पर इंक्रिप्शन भी होती है ताकि डाटा सेफ रहे। फिर डाटा प्रेजेंटेशन लेयर से होता हुआ सेशन लेयर में जाता है, जहां कनेक्शन को मैनेज किया जाता है। मतलब ये डिसाइड होता है कि कनेक्शन कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। इसके बाद जब ये सब डिसाइड हो जाता है, तब डाटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहाँ TCP या UDP डिसाइड होता है। जब आप google.com ओपन करते हो तो TCP होता है, क्योंकि हमें रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। TCP डाटा को ना छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है और इंश्योर करता है कि सभी पैकेट्स सही ऑर्डर में बिना लॉस के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। जैसे जैसे ये फिर चारों लेयर से होता हुआ पांचवी लेयर में आता है, जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। तो जैसे ही डाटा नेटवर्क लेयर में जाता है, जहां IP एड्रेस का यूज होता है, यहाँ google.com को उसके IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है और डिसाइड होता है कि डाटा का रूट क्या होगा। रूट यानी किस रास्ते से डाटा जाने वाला है, यानी कौन सा पाथ यूज होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही पाथ सेलेक्ट हो जाता है, फिर डाटा मूव करता है डाटा लिंक लेयर में, जहां डाटा फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है और लोकल नेटवर्क में डिलीवर होने के लिए मैक एड्रेस का यूज करता है। एंड देन फाइनली डाटा फिजिकल लेयर तक पहुंच जाता है और एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है। मतलब डाटा बिट्स के फॉर्म में केबल या वाईफाई के थ्रू ट्रेवल करता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सेंडर साइड पे डाटा ऊपर से नीचे जाता है। मींस जब भी हम सेंडर साइड से डाटा भेजेंगे, तो वो ऊपर से नीचे फ्लो होगा, यानी एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक। और इसका बिल्कुल अपोजिट रिसीवर साइड पे डाटा नीचे से ऊपर फ्लो करता है, मींस फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। और तब जाके आपको ब्राउजर में गूगल का पेज दिखाई देता है। सिंपल शब्द में अगर बात करें तो जब भी हम अपने ब्राउजर से गूगल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जो हमारे एंड से डाटा डिलीवर होता है, वो एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर जाता है। बट वही चीज जब रिसीवर साइड यानी गूगल के सर्वर की साइड पे रिसीव होती है, तो डाटा फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। मतलब बिल्कुल उसका उल्टा। तो ये तो था हमारा OSI मॉडल। अब इसी एग्जांपल को TCP/IP मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो TCP/IP मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो रियल वर्ल्ड इंटरनेट में यूज होता है। इसमें लेयर कम होती है लेकिन काम सेम ही होता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के एक सिंगल एप्लीकेशन लेयर बन जाती है। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी सेम एज इट इज रहती है, नेटवर्क लेयर भी हमारी एज इट इज सेम रहती है, जिसको हम TCP/IP में इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाती है। वैसे देखा जाए तो TCP/IP मॉडल टोटली OSI मॉडल ही होता है, बस इसकी जो लेयर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। तो TCP/IP मॉडल में टोटली हमारी 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। अच्छा, अब इसको सेम OSI वाले एग्जांपल की मदद से समझें तो जब आप google.com टाइप करते हो, तो एप्लीकेशन लेयर में ही OSI की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का काम हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ता है और इंश्योर करता है कि डाटा प्रॉपरली डिलीवर हो, जैसा कि हमने OSI में पढ़ा था। फिर आते हैं हम लोग इंटरनेट लेयर में, जहाँ पे IP एड्रेस का यूज करके डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक राउट किया जाता है, सेम एज इट इज जो हमने पढ़ा था OSI की नेटवर्क लेयर में। और लास्ट में नेटवर्क एक्सेस लेयर में एक्चुअल ट्रांसमिशन होती है, जहां हार्डवेयर और सिग्नल्स का यूज होता है। अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो OSI मॉडल हमें डिटेल में समझाता है कि हर स्टेप पर क्या हो रहा है, जबकि TCP/IP मॉडल हमें ये बताता है कि रियल वर्ल्ड में ये प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। दोनों का काम सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझो, ये स्कैनिंग से कैसे रिलेट करती है। तो जब आप पोर्ट स्कैन करते हो ना, तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर रहे होते हो। और जब आप IP एड्रेस डिटेक्ट कर रहे होते हो, तो आप नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे होते हो। इनफैक्ट जब आप सर्विसेज डिटेक्ट करते हो ना, तो वो एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको स्कैनिंग भी डीपली समझ आ जाएगी। अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो OSI मॉडल समझने के लिए है और TCP/IP मॉडल उसे यूज करने के लिए। और अगर आपको google.com वाला एग्जांपल क्लियर हो गया, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग TCP और UDP की, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी जो TCP है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है।
इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ये ना रिलायबल होता है, डाटा लॉस नहीं होने देता और सीक्वेंस मेंटेन करता है। चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब तुम कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो तुम चाहते हो कि फाइल कंप्लीट आए बिना किसी एरर के। सिमिलरली अगर हम बात करें यूडीपी की, तो यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, इसमें कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। अच्छा, इसको रियल लाइफ एग्जांपल में रिलेट करें तो ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग में यूडीपी यूज होता है, क्योंकि वहाँ स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग में हम लोग टीसीपी और यूडीपी दोनों का यूज करते हैं। टीसीपी स्कैनिंग रिलायबल रिजल्ट देती है, जबकि यूडीपी स्कैनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। यूडीपी के एग्जांपल देखें तो मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यही सब होते हैं। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग डीपली समझने वाले हैं, जो नेटवर्किंग का कोर है और स्कैनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। तो जब कोई भी क्लाइंट किसी सर्वर से कनेक्ट होता है तो कनेक्शन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता। उसके पहले एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप होता है, जिसे इंश्योर किया जाता है कि दोनों साइड्स रेडी हैं डाटा एक्सचेंज करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। इस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है सिंक, SYN। तो इस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है SYN, जिसको हम सिंक पैकेट भी बोलते हैं, जहां क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इस स्टेज पर क्लाइंट एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर भी सेंड करता है, जैसे यहाँ पे ना सीक्वेंस इज इक्वल्स टू एक्स, जो फ्यूचर कम्युनिकेशन में डाटा पैकेट्स को ट्रैक करने में काम आता है। ये स्टेप ना बेसिकली एक रिक्वेस्ट फेज है, जहां क्लाइंट अपनी इंटेंशन बताता है कि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। एंड देन इसका दूसरा स्टेप है सिंग प्लस एक्नॉलेज, जहां सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करके रिस्पॉन्ड देता है। सर्वर ना एक कंबाइंड रिस्पॉन्स भेजता है, जिसमें सिंग भी होता है और एक्नॉलेजमेंट भी। जहां पर एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है मैंने तुम्हारा रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया है, और सिंग का मतलब होता है मैं भी तुमसे कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए रेडी हूँ। सिंक और एक्नॉलेजमेंट को अगर कंबाइन करें तो इसका मतलब है मैंने तुम्हारा रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया है और मैं भी तुमसे कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए रेडी हूँ। इस स्टेज पर सर्वर भी अपना सीक्वेंस नंबर सेंड करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीक्वेंस इज इक्वल्स टू वाई, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। फिर आता है हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप, जो कि होता है एक्नॉलेजमेंट, जहाँ क्लाइंट सर्वर के रिस्पॉन्स को एक्नॉलेज करता है। इसका मतलब होता है क्लाइंट ने सर्वर का सिंक और एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया है और अब कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो चुका है। और इसी पॉइंट के बाद दोनों सिस्टम के बीच एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी दोनों साइड एक साथ डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मतलब इस एक्नॉलेजमेंट और इस सीक्वेंस नंबर की मदद से क्लाइंट सर्वर को ये बताना चाहता है मैंने आपका सिंक और एक्नॉलेजमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव कर लिया है, एंड कंफर्मेशन के लिए वो उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सीक्वेंस नंबर के साथ। अगर इस पूरे प्रोसेस को सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो ये बिल्कुल एक फोन कॉल के जैसा है। जब आप किसी को कॉल करते हो तो वो सिंक जैसा हो जाता है, मतलब आप कनेक्शन इनिशिएट करना चाहते हो, और जब सामने वाला कॉल उठा लेता है तो वो हेलो बोलता है, तो वो सिंक और एक्नॉलेजमेंट जैसा है, मतलब उसने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और वो भी रेडी है बात करने के लिए। और जब आप भी हेलो बोलते हो और कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो वो एक्नॉलेजमेंट जैसा है, मतलब अब दोनों साइड्स रेडी हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसी को बोलते हैं हम लोग टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, जिसमें हमने देखा कि एक क्लाइंट सर्वर से कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात समझना जरूरी है कि ये हैंडशेक प्रोसेस इसलिए होता है ताकि कम्युनिकेशन रिलायबल हो। टीसीपी इंश्योर करता है कि दोनों साइड सिंक्रोनाइज्ड हो और डाटा लॉस ना हो और पैकेट्स प्रॉपर ऑर्डर में डिलीवर हो, इसलिए टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलो ये तो हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट का कनेक्शन स्कैनिंग से समझते हैं। तो जब अटैकर या कोई इथिकल हैकर पोर्ट स्कैनिंग करता है ना, तो वो इसी हैंडशेक प्रोसेस को ऑब्जर्व या मैनिपुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए सिंक स्कैन में अटैकर पूरा हैंडशेक कंप्लीट नहीं करता, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप यानी सिंक साइन करता है और सर्वर का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करता है। अगर सर्वर सिंक और एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो इसका मतलब पोर्ट ओपन है, और अगर आरएसटी यानी रीसेट रिस्पॉन्स आता है तो पोर्ट क्लोज है। इसी तरह अटैकर बिना फुल कनेक्शन स्टैब्लिश किए ही सिस्टम के पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। इसका एक और एडवांटेज है, क्योंकि फुल कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तो ये स्कैनिंग थोड़ी स्टीलवी होती है, यानी इजीली डिटेक्ट नहीं होती। इसी वजह से सिंक स्कैन को हाफ ओपन स्कैन भी कहा जाता है। अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि क्लाइंट और सर्वर दोनों रेडी हैं कम्युनिकेशन के लिए, और स्कैनिंग में इसी प्रोसेस का यूज करके
अटैकर ये डिटेक्ट करता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से क्लोज। अभी तक हमने टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को समझा, जिसमें कनेक्शन स्टैब्लिश होता है सिंक सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सिंक एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली क्या होता है। ये कोई नॉर्मल डाटा नहीं होते, बल्कि ये टीसीपी फ्लैग्स होते हैं जो कनेक्शन के डिफरेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। टीसीपी कनेक्शन के अंदर फ्लैग का यूज एक तरह से सिग्नल देने के लिए होता है। मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को बताता है कि अभी कनेक्शन किसी स्टेट में है, क्या एक्शन लेना है और कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होना चाहिए। हर फ्लैग एक स्पेसिफिक पर्पस सर्व करता है और हर फ्लैग बेसिकली एक बिट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट फ्लैग है सिंक्रोनाइजेशन का। इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज और थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस बिटवीन टू होस्ट। ये वही फ्लैग है जो हैंडशेक के फर्स्ट स्टेप में यूज होता है। जब क्लाइंट सिंक्रोनाइजेशन सेंड करता है, तो वो सर्वर को बोल रहा होता है कि मैं कनेक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ और ये मेरा स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर है। बेसिकली ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग सिग्नल होता है। एंड देन उसके बाद होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम एसी के बोलते हैं। इट इज यूज टू एक्नॉलेज पैकेट्स विच आर सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय द होस्ट। मतलब जब भी कोई सिस्टम डाटा रिसीव करता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजकर कंफर्म करता है कि मुझे तुम्हारा डाटा मिल गया है। और ये टीसीपी का बेस है, क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, तो सेंडर अज्यूम करता है कि डाटा प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ है। एंड देन आता है हमारा FIN, जिसको हम फिनिश फ्लैग भी बोलते हैं। इट इज यूज टू रिक्वेस्ट फॉर अ कनेक्शन टर्मिनेशन, दैट इज व्हेन देयर इज नो मोर डाटा फ्रॉम द सेंडर। मतलब ये फ्लैग तब यूज होता है जब कोई साइड कनेक्शन को प्रॉपरली क्लोज करना चाहती है। मतलब जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो सिस्टम पोलाइटली बोलता है कि आप कम्युनिकेशन खत्म कर देते हैं। ये एक ग्रेसफुल टर्मिनेशन होता है। देन इसके बाद आता है आपका RST, जिसको रीसेट फ्लैग भी बोलते हैं। इट इज यूज टू टर्मिनेट द कनेक्शन इफ द RST sender feels something wrong with the TCP connection or that the conversation should not exist। बेसिकली ये थोड़ा एग्रेसिव फ्लैग है। जब किसी सिस्टम को लगता है कि कनेक्शन में कुछ गलत हो गया है या फिर कनेक्शन वैलिड नहीं है, तो वो RST फ्लैग को भेजकर कनेक्शन को तुरंत टर्मिनेट कर देता है। स्कैनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी क्लोज पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेजते हो, तो सर्वर यूजुअली RST भेजता है। देन अब बात करते हैं URG फ्लैग की, जिसको हम अर्जेंट फ्लैग भी बोलते हैं। So it is used to indicate that the data contained in the packet should be prioritized and handled urgently by the receiver। यानी ये फ्लैग तब यूज होता है जब डाटा में कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन हो जो इमीडिएटली प्रोसेस करनी हो। ये नॉर्मली काम नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। देन फिर आता है PSH फ्लैग, जिसको हम पुश फ्लैग बोलते हैं। It is used to request immediate data delivery to the receiving host without waiting for additional data to be buffered on the sender side। इसका मतलब होता है कि डाटा को इमीडिएटली रिसीव करने वाले सिस्टम पर पुश कर दो बिना बफर में वेट किए। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन में यूजफुल होता है, जहां डिले नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक हमारी स्ट्रीमिंग। उसके बाद आता है विंड साइज। तो इट इज यूज टू कम्युनिकेट द साइज ऑफ द रिसीव विंडो टू द सेंडर। मतलब ये वो फ्लैग है जो बताता है कि रिसीवर कितना डाटा एक टाइम पर एक्सेप्ट कर सकता है। एज वेल एज ये फ्लो कंट्रोल का भी पार्ट है। ये बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि सेंडर ज्यादा डाटा एक साथ ना भेज दे और रिसीवर ओवरलोड ना हो जाए। देन फिर आता है हमारा चेकसम फ्लैग। इट इज यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द TCP सेगमेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये वो फ्लैग है जो डाटा इंटीग्रिटी वेरीफाई करता है। मतलब ये इंश्योर करता है जो डाटा सेंड हुआ था वही डाटा रिसीव भी हुआ है, बिना किसी एरर के। और लास्ट में हमारा आता है सीक्वेंस नंबर, जिसको हम SEQ फ्लैग भी बोलते हैं। सो इट इज अ यूनिक नंबर असाइंड टू ईच सेगमेंट बाय द सेंडर टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर इन विच पैकेट शुड बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। बेसिकली ये वो फ्लैग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर पैकेट को एक यूनिक नंबर देता है ताकि रिसीवर साइड पे पैकेट्स को करेक्ट ऑर्डर में असेंबल किया जा सके, क्योंकि नेटवर्क में पैकेट्स अलग अलग राउट से ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए सीक्वेंस नंबर इंश्योर करता है कि फाइनल डाटा सही ऑर्डर में मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्लैग स्कैनिंग में कैसे यूज होते हैं। तो जब एक इथिकल हैकर या अटैकर स्कैनिंग करता है ना, तो वो इन्हीं फ्लैग्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर अटैकर सिंक भेजता है और सर्वर सिंक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है, तो इसका मतलब तो पोर्ट ओपन है। और अगर सर्वर RST भेजता है, तो पोर्ट क्लोज है। तो इसी तरह अटैकर बिना कनेक्शन स्टेब्लिश किए सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देता है। इसी वजह से TCP फ्लैग्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ये समझाता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर एक्चुअली क्या कर रहा है। फाइनली इसे छोटी सी लाइन में समझे तो
टीसीपी फ्लैग एक तरह का सिग्नल है जो बताता है कि कनेक्शन की स्टेट क्या है, स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है या क्लोज हो रहा है। और एथिकल हैकिंग में इन सिग्नल्स को रीड करना रियल स्किल्स होती है। तो अब तक हमने ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लिए, टीसीपी आईपी हैंडशेक, फ्लैग, स्कैनिंग का लॉजिक। अब टाइम है उन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली देखने का, क्योंकि एथिकल हैकिंग में सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती। रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप टूल यूज करके एक्चुअल नेटवर्क बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं हम अपनी काली लिनक्स पे। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काली लिनक्स के बारे में, ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर हम अपने सारे हैकिंग प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे इथिकली। इसकी एक बात और ध्यान रखते हैं कि इसमें ना बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एनमैप और वायरशार्क। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें को अपनी काली मशीन और मेटास्प्लोइटेबल मशीन को ऑन करना पड़ेगा। और ऑन करने से पहले हमें यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर है जो बाय डिफॉल्ट नेट पर सेलेक्टेड है, इसको हमें होस्ट ऑनली पे कर लेना है। तो इसको हम होस्ट ऑनली पे करने के लिए यहाँ पे सिंपली एडिट वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। देन यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग्स है, देन इसमें जाके हम इसको होस्ट ओनली पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके। तो यहाँ पर हमारा होस्ट ओनली सेलेक्ट हो चुका है एंड देन अपनी मशीन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा काली लिनक्स जो है वो ओपन हो चुका है एंड देन अब मुझे चाहिए यहाँ पर टारगेट मशीन। तो टारगेट मशीन में मैं मेटास्प्लोइटेबल 2 और विंडोज 7 का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेटास्प्लोइटेबल 2 को ओपन कर लेता हूँ एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नेटवर्क अडेप्टर जो है वो नेट पर सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। देन मैं इसको एडिट वर्चुअल मशीन में जाके चेंज कर लेता हूँ और इसको होस्ट ओनली पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओके एंड देन अब इस मशीन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन भी ओपन हो चुका है। तो इस पे भी हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेटास्प्लोइटेबल 2 का जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो MSF एडमिन होता है। तो उसे डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड भी इसका MSF एडमिन। तो यहाँ पे मेरा मेटास्प्लोइटेबल मशीन लॉगिन हो चुका है एंड देन लास्ट में अपनी विंडोज 7 मशीन को भी ओपन कर ही लेता हूँ। तो सेम यहाँ पर भी नेटवर्क अडेप्टर आपका नेट पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। तो मैं इसको भी एडिट वर्चुअल मशीन में जाके होस्ट ओनली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके एंड यहाँ से अपनी मशीन को पावर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी विंडोज 7 मशीन भी ओपन हो चुकी है। देन वापस आ जाता हूँ मैं अपने काली पे। तो ये तो है मेरा होस्ट मशीन और बाकी मेटास्प्लोइटेबल 2 और ये विंडोज 7 मेरी टारगेट मशीन है। तो अब हमारा होस्ट मशीन और टारगेट मशीन सेटअप हो चुके हैं। तो अब हम इन टारगेट मशीन पे सारे के सारे स्कैन को परफॉर्म करेंगे। तो स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए हमें जो दो टूल चाहिए वो है हमारे Nmap और वायरशार्क। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि काली लिनक्स में 600 से प्लस पेनिट्रेशन टूल प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो Nmap और वायरशार्क हमारे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा Nmap। Nmap भी हमारा इंस्टॉल्ड है एंड ये रहा हमारा वायरशार्क। तो वायरशार्क हमारे दोनों टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देन स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी डिवाइस या किसी भी नेटवर्क पर स्कैनिंग परफॉर्म करने से पहले आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि आप उस डिवाइस के साथ या उस नेटवर्क के साथ कनेक्शन में हो भी या नहीं। तो कनेक्शन चेक करने के लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं पिंग कमांड का। क्योंकि देखो जब तक आप उस मशीन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे तब तक आप उस मशीन पर कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पिंग कमांड को हम लोग विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में भी यूज करते हैं। तो डालते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली पिंग स्पेस देके जिस भी टारगेटेड नेटवर्क या डिवाइस पे मैं स्कैन परफॉर्म करना चाहता हूँ उसका आईपी एड्रेस। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेटास्प्लोइटेबल 2 का जो आईपी एड्रेस है वो डाल के देखता हूँ। तो आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ifconfig कमांड का। तो ये सब कमांड ना मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है आप एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आईपी कॉन्फ़िग डाल के यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है ये रहा 192.168.217.129। अब मैं इसी आईपी एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.217.129 एंड देन
यहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टारगेट मशीन के साथ मैं कनेक्शन में हूँ और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। सिंपली मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ कंट्रोल Z के मदद से। तो आपके जो पैकेट्स है वो सेंड या रिसीव नहीं होते ना, तो इसका मतलब आप उस डिवाइस के साथ कनेक्शन में नहीं हो, और ना तो आप उसके ऊपर कोई अटैक परफॉर्म कर सकते हो और फिर ना ही आप उसके ऊपर कोई स्कैनिंग कर सकते हो। तो इट इज़ कंपलसरी कि पिंग कमांड डालने के बाद आपको ये रिस्पॉन्स आए। तो उसके लिए ना आपको कनेक्शन बनाना ही पड़ता है। तो हम इतना तो हमें पता लग गया कि अगर पैकेट सेंड या रिसीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम कनेक्शन में हैं। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता है, देन हमारा कनेक्शन नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्शन में हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक स्कैन को परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिक स्कैन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगा nmap स्पेस देन टारगेट मशीन का आईपी, जिस पे मैं स्कैनिंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मेरे मेटास्प्लोइट टेबल का आईपी है 192.168.217.129 एंड देन प्रेस करता हूँ यहाँ पे एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा स्कैन करने में। तो अपने nmap ने काम कर दिया है, nmap ने स्कैन कर दिया है और रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। अब हम एक एक करके बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमें क्या क्या पता लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा nmap ने स्कैन रिपोर्ट करी इस आईपी एड्रेस की, जो कि हमारे मेटास्प्लोइटेबल मशीन का था। तो स्कैनिंग में हमें पता लगा कि हमारा जो होस्ट है वो अप है, मींस कनेक्शन में है। इसने पूरे 1000 पोर्ट्स को स्कैन किया, जिसमें से कि 977 पोर्ट्स जो थे वो क्लोज थे एंड जो रिमेनिंग 23 पोर्ट्स थे वो ओपन थे। एंड देन उसमें क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं वो इस रिपोर्ट में उसने मेंशन की हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो बेसिकली यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट्स लिखे हैं। तो पोर्ट्स 21, 22, 23, 25, 80, 111, तो ये सारे तो पोर्ट नंबर हो गए। ऊपर देख रहे थे 977 क्लोज पोर्ट है एंड जो 23 पोर्ट्स हैं वो आपके ओपन है। आप इन पे क्या क्या सर्विस चल रही है, जैसे 21 पे आपकी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा है। देन पोर्ट 80 पे आपकी HTTP सर्विस चल रही है। देन 25 पे आपकी SMTP सर्विस चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है जो कि हमारे nmap ने स्कैन करके दी है। यानी इस सिंपल सी कमांड की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और उन पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। बट ये अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। और बात करें अगर पोर्ट की, तो पोर्ट बेसिकली एक रास्ता होता है जिसकी हेल्प से हम लोग डाटा को अंदर या बाहर भेज सकते हैं, मीन्स डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली पोर्ट वही रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग स्कैनिंग को परफॉर्म करते हैं, अटैक्स को परफॉर्म करते हैं, और इसी की मदद से हम लोग एक्सप्लॉइट को भी परफॉर्म करेंगे। और अगर पोर्ट ओपन नहीं है तो ना तो हम उस डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे और ना उस पर कोई अटैक परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई भी एक पोर्ट तो ओपन होना ही चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे तो 23 पोर्ट्स ओपन है। तो इसका मतलब हम लोग इनमें से किसी भी पोर्ट्स के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो देख लो, इतनी सी कमांड से हम लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अपनी टारगेट मशीन के बारे में। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सिचुएशन रखते हैं कि अगर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स या रिप्लाई ना आए तो, या फिर कोई भी स्कैनिंग का रिजल्ट ना आए तो ये तो अभी हम अपनी वर्चुअल मशीन में चला रहे हैं। बट जब आप रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में इस चीज़ को यूज़ करोगे या एक्सप्लोर करोगे, तब आप कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करोगे, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो इसी को देखने के लिए हम लोग अपनी विंडोज 7 मशीन का भी आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो विंडोज 7 मशीन का आईपी एड्रेस देखने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा IF कॉन्फिग, सॉरी, IP कॉन्फिग। याद रहे, विंडोज में हम लोग IP कॉन्फिग का यूज करते हैं और लिनक्स में हम लोग IF कॉन्फिग का यूज करते हैं। बस सारा डिफरेंस जो होता है ना, वो P और F का होता है। देन मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर मेरी विंडो मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो शो कर रहा है, जो कि है 192.168.217.130। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर वहां से कोई भी रिप्लाई ना आए तो आपको क्या करना है। तो अब हम चेक करते हैं कि कनेक्शन है या नहीं। कनेक्शन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर दूसरा टैब को ओपन कर लेता हूँ एंड इसको भी थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फिर से पिंग कमांड का यूज करता हूँ एंड उस आईपी एड्रेस को डालता हूँ, जो कि था 192.168.217.130। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो पिंग रिक्वेस्ट तो सेंड हो चुका है। अब देखता हूँ कि रिप्लाई में कुछ मिलता है या नहीं। तो बहुत टाइम हो गया है, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई यहाँ से नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो फायरवॉल है, वो हमारी पिंग की जो रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक कर रहा है। इस वजह से मेरे को वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा विंडो सिस्टम ओपन है और यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है।
तो अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम लोग समझते हैं ना कि कनेक्शन में नहीं है, बट हमारी यहाँ पे मशीन ओपन है एंड देन हम कनेक्शन में नहीं है क्योंकि उसका जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ये चीज़ें रियल लाइफ एनवायरनमेंट में ट्राई करते हैं। अच्छा वो सब ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? तो हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे ARP कमांड का। ARP मीन्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और देखेंगे कि हमारा होस्ट कनेक्शन में है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक राउटर या स्विच के अंदर पूरे के पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। ARP की मदद से हम लोग सिंपली एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करवाएंगे और रिप्लाई लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा काम चल सके। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस कमांड को टर्मिनेट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली ARP कमांड का यूज करता हूँ। तो ऑल राइट, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये रहा मेरा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी एड्रेस, देन ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस एंड देन ये मेरे काली लिनक्स का आईपी एड्रेस, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं जो चौथा वाला है 130, यही मेरे विंडो का आईपी एड्रेस है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 130, हाँ 130 ये हमारे विंडो का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ से मुझे इतना तो पता लगा कि जो विंडो मशीन है ये मेरे कनेक्शन में तो है, बट इसका जो फायरवॉल है वो मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। तो अब हम विंडो 7 के साथ कनेक्शन बनाएंगे कैसे? तो हम लोग विंडो 7 के साथ कनेक्शन बनाएंगे उसी सेम कमांड की मदद से, बट उसमें कुछ एडिशनल थिंग्स ऐड करके। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ nmap स्पेस देके आईपी एड्रेस 192.168.217.130, देन सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एडिशनल में स्पेस हाइफन कैपिटल में P और R, देन एंटर करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसने इतना तो बताया कि हमारा जो होस्ट मशीन है वो अप है, मतलब एक्टिव है, बट सारे जो पोर्ट्स हैं 1000 पोर्ट्स उसने इग्नोर कर दिए, मीन्स जो इसका फायरवॉल है वो उसको ब्लॉक कर रहा है। देन सिंपली हम लोग थोड़ी और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। जो पुराने वाली कमांड है nmap 192.168.217.130, स्टार्टिंग में -sn को ऐड कर देते हैं, -s और n, और ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस सब के अलावा हमें मिले तो। ओके, देन मैं एक बार स्मॉल एस के साथ ट्राई करके देखता हूँ एंड देन एंटर। तो इसमें इतना तो बताया कि हमारा जो होस्ट है वो एक्टिव है एंड यहाँ पर मैक एड्रेस जो प्रोवाइड कर रखा है और वो बता रहा है कि वो VMware पे चल रहा है, मींस जैसे हमारा यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे चल रहा है। तो ये सब तो यहाँ पे इसने करेक्ट बताया एंड देन मैं और ट्राई करता हूँ उसको सुपर यूजर मोड से। स्टिल वही सेम चीज, ये इसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं रहा है क्योंकि उसका जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रहा है। तो इतना तो पता लग गया कि विंडोज 7 हमारे साथ कनेक्शन में है एंड जब हम नॉर्मली यूज कर रहे थे nmap और आईपी एड्रेस को, तब वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा था, बट जब हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की फिर हमारे पास धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे। एंड देन फायरवॉल होते हुए भी हमने जब स्कैनिंग परफॉर्म की या उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, तो हमने यूज किया था -PR को। तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर किसी भी डिवाइस का फायरवॉल ओपन है तो हम -PR का यूज करेंगे, फायरवॉल एक्टिव होने के बाद भी हम लोग उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। एंड देन मैं इसको सिंपली क्लियर कर देता हूँ। देन हम लोग अब थोड़ा सा और बेसिक कमांड का यूज करेंगे अपने टारगेट मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज पर चल रही हैं। तो जब ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगे तब हम उस सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि उसका रूट क्या है, यानी हम कौन कौन से डिवाइसेस को पार करके उससे कनेक्शन बना रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रेस रूट कमांड का। तो ट्रेस रूट कमांड का यूज करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा sudo स्पेस nmap स्पेस -sn स्पेस हाइफन ट्रेस रूट स्पेस टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.217.129 एंड देन स्पेस हाइफन कैपिटल PR। थोड़ा सा वेट करूंगा रिजल्ट आने के लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो 129 है ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी एड्रेस है, और ये वन होप हमें बता रहा है कि उसके बीच में कोई भी एडिशनल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन इससे डायरेक्टली कनेक्शन में है। सिमिलरली हम यहाँ पे अपनी विंडो मशीन के लिए भी देख लेते हैं। तो सेम कमांड डालते हैं, यहाँ पे 129 की जगह 130 डाल देते हैं एंड देन एंटर। तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट शो हो रहा है।
बट जो आईपी एड्रेस है वो 130 मीन्स हमारी जो विंडो मशीन है वो भी डायरेक्टली कनेक्शन में है। तो ट्रेस रूट की मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो टारगेट मशीन से किन किन डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। तो जैसा यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों टारगेट मशीन के साथ, तो मतलब मैं उन पे स्कैनिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे विंडो चल रही है, मेटास्प्लोइटेबल चल रहा है, बट स्कैनिंग की मदद से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि सामने टारगेट मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली अपनी कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। nmap हाइफन ओ ओ को हम लोग यूज करते हैं ओएस डिटेक्शन के लिए। एंड देन टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे मेटास्प्लोइटेबल मशीन का ले लेता हूँ 192.168.217.129। एंड यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि जिस आईपी पे हमने स्कैनिंग को परफॉर्म किया था वो एक लिनक्स कर्नल है। एंड देन ऊपर भी देख सकते हो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि VMware पे रन हो रहा है। एंड आफ्टर दैट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट कर्नल का नाम पता लग जाए। तो एक बार मैं इसको सुपर यूजर मोड से ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पर भी ये मेरे को सेम ही रिजल्ट दे रहा है। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज इसने एक और बताई कि जो नेटवर्क डिस्टेंस है उसका वो है 1 होप। मीन्स हम लोग उससे डायरेक्टली कनेक्शन में है एंड हमारे बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है। तो इतना तो पता लग गया मेरे को कि हम लोग सामने वाली मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगा सकते हैं हाइफन ओ देके। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेटास्प्लोइटेबल मशीन का दिया था, तो मैंने जैसे ही हाइफन ओ दिया तो उसके बाद उसने मेरे को बता दिया कि सामने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेम चीज ही मैं एक बार विंडो मशीन के ऊपर परफॉर्म करके देखता हूँ। nmap हाइफन कैपिटल ओ, मेरी विंडो मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.217.1 एंड देन पेज देखे हाइफन PR। तो ऑल राइट, यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पर इसने कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ इसने इतना बताया है कि ये उसका मैक एड्रेस है एंड वो एक वर्चुअल होस्ट है जो कि VMware पे काम कर रहा है। एंड देन नीचे यहाँ पे लिखा है टू मैनी फिंगरप्रिंट्स मैच दिस होस्ट टू गिव स्पेसिफिक OS डिटेल एंड नेटवर्क डिस्टेंस 1 हो। मतलब जो पहले वाला जो स्कैन था उसमें इसने डायरेक्ट बता दिया था कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे इसने कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम शो नहीं किया है। बट कोई टेंशन नहीं, हम लोग इसके मैक एड्रेस से भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा सकते हैं। तो इतना तो पता लग गया हमें कि हम लोग OS के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। देन अब हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी, जैसे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, इनफैक्ट उनके वर्जन के बारे में भी। तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग सिंपली लिखते हैं nmap स्पेस हाइफन कैपिटल SV एंड अपने टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.217.129 एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, आई थिंक यहाँ पे V कैपिटल होगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ nmap स्पेस हाइफन S कैपिटल V एंड देन 192.168.217.129। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से पोर्ट्स पर कौन कौन सी सर्विस चल रही है उनके वर्जन के साथ। पोर्ट नंबर 21 पे TCP प्रोटोकॉल चल रहा है जहाँ पर FTP सर्विस चल रही है जिसका वर्जन है VSF PPD 2.3.4 और इसका स्टेट जो है वो है ओपन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि nmap बाय डिफॉल्ट ओनली 1000 पोर्ट को ही स्कैन करता है। तो यहाँ पर भी इसी ने 1000 पोर्ट्स को स्कैन किया है जिसमें से कि 977 क्लोज्ड है और बाकी के 23 पोर्ट्स आपके सामने यहाँ पे उनके वर्जन के साथ शो कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 1000 पोर्ट्स नहीं होते, हमारे पास कुछ 65,000 के अराउंड पोर्ट्स होते हैं। हमारा जो nmap है वो सिर्फ 1000 पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट स्कैन करता है। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स हमारे ओपन थे तो उनका रिजल्ट यहाँ पे शो हो गया उनके वर्जन के साथ। इनफैक्ट उनके वर्जन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपर्ट को बना सकते हैं और उन्हीं एक्सपर्ट्स की मदद से हम लोग टारगेटेड सिस्टम में घुस सकते हैं। तो अब मैं इसी सेम कमांड को एक बार विंडो पे भी ट्राई करके देखता हूँ। एंड मैप वेव हाइफन एस कैपिटल V 192.168.217.130 स्पेस। अगर किसी डिवाइस पे फायरवॉल लगा होता है और वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा होता है तो वहां पर हम लोग -PR का यूज करते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये शो तो कर रहा है कि होस्ट अप है, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
एक बार मैं इसको sudo की मदद से ट्राई करके देखता हूँ। sudo ऑलराइट, तो यहाँ पे इसने इतना तो बताया कि होस्ट अप है, बट यहाँ पे इसने ये भी बताया कि ऑल 1000 पोर्ट जो हैं वो इग्नोर स्टेज में, मतलब उसका जो फायरवॉल है वो रिक्वेस्ट को ना ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से पोर्ट्स कोई भी स्कैन नहीं हो पा रहा है। नॉट शोन 1000 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स, नो रिस्पॉन्स। हमारी साइड से रिक्वेस्ट तो गई है, बट जो टोटल 1000 पोर्ट्स पे हमारा स्कैन परफॉर्म हुआ था वो सारे फिल्टर कर दिए हमारे फायरवॉल। तो ये फिल्टर पोर्ट्स क्या होता है, ओपन पोर्ट्स क्या होता है, क्लोज पोर्ट्स क्या होता है, इनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको एक कमांड और बताना चाहता हूँ जहाँ पे आपको इस सारे आउटपुट एक साथ ही मिल जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं nmap स्पेस हाइफन कैपिटल A एंड देन मेरे टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस .217.129। ऑलराइट, इसने यहाँ पे स्कैन को कंप्लीट कर लिया है और मेरे को पूरा रिजल्ट दे दिया है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे एंड स्टार्टिंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब शो कर रहे हैं उनकी स्टेट के साथ, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, इनफैक्ट उनके वर्जन के साथ। एंड देन मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या मेरे को यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ पता लग रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, तो यहाँ पे ओएस मेंशन है जो कि है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन इसने यहाँ पे कंप्यूटर का नाम भी मेंशन किया है, मेटास्प्लॉइटेबल। तो जैसा कि अभी हम लोग स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के ऊपर ही स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं। और इसने स्कैनिंग में हमें साफ साफ बता दिया है कि जो आपका टारगेट मशीन है उसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल है, और साथ में टारगेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन होंगी, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कमांड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसकी मदद से हम लोग सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपनी टारगेट मशीन के बारे में। एंड इसके बाद आपको पोर्ट्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिर ये पोर्ट्स है क्या, ओपन क्लोज पोर्ट्स की स्टेट्स क्या होती हैं। तो इन सबको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं, क्योंकि नेटवर्क स्कैनिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एंटायर नेटवर्क स्कैनिंग को हम लोग एक सिंगल वीडियो में नहीं देख सकते या समझ सकते। तो मैंने इस नेटवर्क स्कैनिंग की वीडियो को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आने वाली वीडियो में हम लोग पोर्ट स्कैनिंग के बारे में समझेंगे, वायर शार्क नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और काफी कुछ चीजें सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।